हमने लास्ट क्लासेस में ये बात करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ है ना, कि पहले ये थॉट प्रोसेस था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी लिविंग बींग्स में बन सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सिर्फ लिविंग बींग्स में बन सकते हैं ना। इस थ्योरी का एक नाम भी था जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। और जिसने ये थ्योरी दी है उसका नाम है बर्जीलियस। ठीक है। अब ये मानना ऐसा था कि मतलब एक तो वही थॉट प्रोसेस था कि भगवान ने बनाया है लिविंग बींग्स को, है ना। दूसरा ये थॉट प्रोसेस था कि जितने भी कंपाउंड्स मिलते हैं, है ना, लिविंग बींग्स के अंदर, चाहे तुम डीएनए से लेकर नॉर्मल सिंपल प्रोटीन से ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स को ले लो, तो ये था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, है ना। कि कार्बन की बहुत लंबी चेन होती है ना। कार्बन की चेन तो 4th चैप्टर में पढ़ाई है कि बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं, है ना। तो अब वो लैब में सिंथेसाइज नहीं कर पाते थे वैसे कंपाउंड्स को। तो क्या माना कि वाइटल फोर्स मतलब कि एक बहुत ही जरूरी फोर्स है जो सिर्फ लिविंग बींग्स में ही होती है ना। तो इसलिए यहां से ओरिजिन आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर इसी थ्योरी को ब्रेक करते हुए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था होलर, जिसका नाम था होलर। इसने क्या किया, सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लैब में जिसका नाम था यूरिया। यूरिया समझते हो, है ना, फर्टिलाइजर वगैरह के लिए यूज होता है। सबसे पहले लैब में उसे ही बनाया गया, है ना। अब यूरिया ही क्यों बना लैब में, कि उस समय यूरिया की बहुत ज़्यादा नीड थी। मतलब अगर तुम देखोगे एग्रीकल्चर वाइज, कि एग्रीकल्चर इसेंशियल है ह्यूमन बींग्स के लिए, और जैसे जैसे एग्रीकल्चर होने लगा वैसे वैसे फूड बढ़ने लगा ह्यूमन्स के पास। तब जैसे जैसे तुम्हारे पास फूड बढ़ेगा क्या होगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि फूड फीड कर पा रहा है पॉपुलेशन को, है ना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और पॉपुलेशन मैच करने लगेगी, कि और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी तो खाना कम बढ़ने लगेगा, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है ना। लैंड तो लिमिटेड है, जितनी जगह पे एग्रीकल्चर हो रहा है उसमें तो वो तो लिमिटेड है। एक्सपेंशन उसका बहुत स्लो होता है। एक्सपेंशन कैसे करोगे, जंगल वगैरह काट के एक्सपेंशन करोगे। तो ये थॉट प्रोसेस था उस समय, ये सोचा जा रहा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक जैसे प्रोपाउंड थ्योरी थी, माल्थुसियन थ्योरी कहते हैं उसको, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, कि अगर अब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई, है ना, तो लोगों में फूड की कमी हो जाएगी और वार लाइक सिचुएशंस हो जाएंगी। हाँ, तो फिर उसके इसलिए फर्टिलाइजर्स ढूंढ रहे थे। पहले फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होते थे जितने भी बर्ड्स वगैरह होते हैं इनके एक्सक्रीटा, है ना, कि जितने भी आइलैंड्स वगैरह हैं सब पे बर्ड्स जाकर रेस्ट करते हैं, है ना। जब भी लॉन्ग जर्नी पे निकलते हैं बर्ड्स क्या करते हैं, जो भी समुद्र के बीच में आइलैंड्स मिलते हैं वहाँ पे रेस्ट करते हुए जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे बीट वगैरह जो भी होती है ना, एक्सक्रीशन होता है बर्ड्स का, वो इकट्ठा रहता था। तो जाते थे शिप्स से, उनको इकट्ठा करके लाते थे, फिर उसे फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते थे। तो अब वो तो नेचुरल फर्टिलाइजर है, नीड क्या थी, एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की जिसे लैब में बना सको, है ना। तो यूरिया का बहुत टाइम से कोशिश चल रही थी कि किस तरह से यूरिया को लैब में बनाया जा सके ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, है ना। तो हुलर ने सबसे पहले बनाया था यूरिया। तो इसमें लिखना स्टार्टिंग में, इट इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of organic compound, which deals with the study of organic compounds. Full stop. Initially it was believed that organic compounds were obtained. Initially it was organic compounds were obtained under the influence of a vital force, under the influence of a vital force, comma, that is I dot E dot, that is
they cannot be obtained in laboratory. That is, they cannot be obtained in laboratory. Full stop, paragraph change. According to vital force theory, comma, given by Berzelius, इसकी बर्जीलियस की स्पेलिंग सही कर लेना। गिवन बाय बर्जीलियस, कॉमा, BERZILLIUS, कॉमा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स cannot be synthesized in laboratory. Organic compounds cannot be synthesized in laboratory. Full stop, paragraph change. Later, comma, Holer, WHOLER, Holer was able to synthesize an organic compound named urea, comma, which was essential for agriculture. Productivity. अच्छा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क है अंग्रेजों? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में, हाँ, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में एक के अंदर एक्शन आता है, एक के अंदर टी आता है, तो प्रोडक्शन मतलब कितना में कर रहे हैं, दोनों में क्वांटिटी और क्वालिटी का फ़र्क है। प्रोडक्शन मतलब ये 10 किलो गेहूँ हुआ, 10 टन गेहूँ हुआ। प्रोडक्टिविटी मतलब पर एकड़ कितना हुआ, 1 एकड़ में कितना, है ना। तो प्रोडक्शन तो बढ़ाया जा सकता है लैंड के साथ, लैंड बढ़ाओगे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहेगी बिना फर्टिलाइज़र के। फर्टिलाइज़र डालोगे तभी तो 1 एकड़ में से सेम 1 एकड़ में ज़्यादा अनाज उगा सकते हो। तो क्या फ़र्क है? क्वालिटी और क्वांटिटी। सेम केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल वाले चैप्टर आएंगे तब पढ़ोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हाँ, जनरल अब केमिस्ट्री की सारी लैब्स का एक कॉमन फीचर ये है कि सारी की सारी लैब्स की चीज़ों में तुम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड करते हो, है ना। मोस्टली में आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, या तो उसकी क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर रहे होगे या फिर उसकी क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब तुम किसी भी कंपाउंड को देख के तो नहीं बता सकते कि कौन सा कंपाउंड है ये, है ना। कोई भी, जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक कोई भी अमोनियम सल्फेट दे दिया, तो कैसे बताओगे कि इसके अंदर सल्फेट है ना। तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट हैं। तो इसको बोला हमने कौन सा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब कि कौन सा है ना। और फिर क्वांटिटी मतलब अगर मैं पूछ लूँ कि इसमें कितना है ना, कितना अमाउंट ऑफ सल्फर है, तो वो हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना। ये भी करोगे केमिस्ट्री में। अब इसने किया क्या है, इसने छोटा सा काम किया है। एक कंपाउंड होता है अमोनियम साइनेट, मैं बता रहा हूँ होलर सिंथेसिस के बारे में। यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग को बोलता है होलर सिंथेसिस। है ना। अब जैसे अगर तुम्हें इस आयन का नाम अगर पता हो,
इसके अंदर एक आयन है CnO-, इसको बोलते हैं सायनेट। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो गया? अमोनियम सायनेट। NH4+ और CnO- से बना है। NH4+ और CnO- से बना है। दिस इज अमोनियम सायनेट, है ना। इस कंपाउंड को हीट करते हो तो ये पहले NH4 और CnO में ब्रेक, NH3 और CnO में ब्रेक होता है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सायनेट। ठीक है, और फिर इसे और हीट करेंगे तो बनता है NH2 C+O NH2। दिस इज यूरिया। ये है तुम्हारा यूरिया। NH2 C+O NH2। ठीक है, नेक्स्ट 10th का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं नई चीजों पे जाने से पहले। ठीक है, हमने जब लास्ट ईयर पढ़ा था तो हमने क्या किया था, अपने जितने भी कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक थे हाइड्रोकार्बन्स और एक थे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो नोट डाउन करना है इसमें। अब हेडिंग डालो IUPAC नोमेनक्लेचर नेक्स्ट पेज से। उसमें लिखना अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड full stop, organic compounds can be divided into first hydrocarbons and second derivatives of hydrocarbons. फर्स्ट हाइड्रोकार्बन्स में लिखना फर्स्ट हाइड्रोकार्बन्स। अब नाम से क्या दिख रहा है, हाइड्रो और कार्बन, इसका मतलब क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, है ना। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बस दो एलिमेंट्स दिखे, उनको क्या बोला हमने, हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें फर्स्ट में नोट डाउन करना, हाइड्रोकार्बन में कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली,
कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। है ना, ऐसे कुछ कंपाउंड्स ये हमने करे ही हैं 10th क्लास में, इथेन, मीथेन, प्रोपेन। जब तक कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लग रहा है तब तक वो क्या रहा, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को फिर हमने क्या बोला था कि जिसके ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो, किसमें, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, है ना। और उनको हमने बोला था फिर अल्केन्स, उनको फिर हमने बोला था अल्केन्स। जनरल फॉर्मूला क्या आता था अल्केन्स का, CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला आता था इसका। वही अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में क्या आता था, अल्कीन्स। अल्कीन्स वो जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक डबल बॉन्ड आ जाए, उसको हमने बोला था अल्कीन्स। जनरल फॉर्मूला था CnH2n। दूसरा था अल्काइंस, ये था CnH2n-2। अल्काइंस में मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, है ना। तो ये तीन तुमने पढ़े थे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तब क्या बोलेंगे, नहीं नहीं। तो पहला थॉट प्रोसेस किया है कि ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देता हूँ तो आइन बोल देता हूँ, है ना। पर नोमेनक्लेचर के रूल्स में ऐसा नहीं चलता कि ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नोमेनक्लेचर में बेसिक रूल क्या चलता है कि क्या प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड को दे रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, है ना। उसको हम क्या करते हैं फिर, उसको हम बोलते हैं अल्किनाइन, दोनों नामों का कॉम्बिनेशन, अल्कीन आइंस, है ना। तो दोनों नामों को जोड़ दिया जाएगा, ये बताया था मैंने लास्ट ईयर, तुम्हें ध्यान नहीं था, बताया था, है ना। इसके क्वेश्चंस भी गए थे अल्केनाइंस के हमने, ठीक है। तो सिम क्या करना है, अल्किन अल्काइन। तो इसके जो जब भी नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे ना, सारे रूल्स लॉजिकल होंगे, ये वाला लॉजिक नहीं चलेगा कि तीन बॉन्ड है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे देता हूँ। सिंपल नॉन साइंटिफिक रूल्स होंगे, जितने भी रूल्स होंगे वैसे होंगे कि किसी कॉमन इंसान को भी समझाया जा सके, है ना। इसलिए IUPAC ने जानबूझ के ऐसा क्यों बनाया, ताकि कोई नॉर्मल इंसान भी अगर उन रूल्स को पढ़े तो समझ पाए क्या रूल्स क्या कह रहे हैं। अगर मैं साइंटिफिक बेसिस पर रूल्स रख दूं, है ना, कि वो कंपाउंड्स जो ज़्यादा एसिडिक है उनके आगे ये लगाऊंगा, जो कंपाउंड्स कम एसिडिक है उनके आगे ये लगाऊंगा, तो फिर नॉर्मल इंसान की समझ में नहीं आएंगे,
हाँ, इसलिए इसलिए पहला चैप्टर ऑर्गेनिक में पढ़ाने का वन ऑफ द रीजंस यही है कि इजी टू अंडरस्टैंड है ना जनरल पब्लिक के लिए। हाँ, तो अल्केन्स के नीचे लिखना है इसमें कंपाउंड कंटेन्स, अल्केन्स के नीचे कंपाउंड कंटेन्स C-C सिंगल बॉन्ड्स, C-C सिंगल बॉन्ड। Full stop. They are also called paraffins. They are also called paraffins. Paraffins. नेक्स्ट अल्कीन्स के नीचे लिखना they contain at least one C double bond C, और अल्काइंस में they contain at least one C triple bond C। अब जैसे अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं, अल्कीन्स को बोलते हैं ओलेफिन्स। और अल्काइंस को बोलते हैं एसिटाइलिन्स। है ना, ये इनके पुराने नाम है, जब तक IUPAC के नाम नहीं आए थे उससे पहले से क्या बोलते थे, कॉमन नेम। अब जैसे अल्केन्स के एग्जांपल लिखे तो क्या लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड C। अब 10th क्लास में अब तक हम इस तरह से लिखते थे ना, इसको क्या बोला था हमने, ब्यूटेन। इसको हमने बोला था ब्यूटेन। ठीक है, अब हमें 11th-12th में क्या करना है, 11th-12th में हम रिप्रेजेंटेशन के और तरीके भी देखेंगे। अब जैसे कोई बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड है जिसमें 7-8 कार्बन है, तो ऐसे बनाते बनाते तो कॉपियाँ छोटी पड़ जाएंगी, तो और नए नए नोटेशंस भी देखेंगे। जैसे एक इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। तुमने क्या किया, सारे के सारे एटम्स दिखाए और सारे के सारे बॉन्ड्स दिखाए, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर को पूरा एक्सपेंड कर दिया, है ना। एक बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम बॉन्ड्स नहीं दिखाते। जैसे फॉर एग्जांपल इसी कंपाउंड को लिख रहा हूँ, ये कार्बन क्या है, कार्बन इस पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3, इसके अगले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो CH2, इसके अगले पे फिर 2 हाइड्रोजन CH2, फिर वापस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तो CH3। इनको करेंगे डिटेल में। ये क्या हो गया हमारा ब्यूटेन। ऐसे ही अल्कीन्स के एग्जांपल लिखे, हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C, इसको हमने बोला था इथीन। और सिमिलरली एसिटाइलिन्स में HC ट्रिपल बॉन्ड, इसको हमने क्या बोला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर।
और ये हो गया हमारा इथाइन। अब ये एसिटाइलिन है ना, एसिटाइलिन बोलते हैं। एसिटाइलिन एक्चुअली किसका नाम है? इथाइन का। एसिटाइलिन नाम है इथाइन का, और एसिटाइलिन्स बोल दिया, इसका मतलब क्या है? एसिटाइलिन जैसे कंपाउंड्स जो भी हो गए वो सारे क्या हो गए? एसिटाइलिन्स। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें लिखना कंपाउंड्स विच आर obtained from hydrocarbon, compounds which are obtained from hydrocarbons। फिर पैराग्राफ चेंज करके compounds which are made primarily of compounds which are made primarily of carbon and hydrogen, carbon and hydrogen with specific group of atoms attached, with specific group of atoms attached। ना हमने क्या बोला, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है CH4 मिथेन, एक हाइड्रोकार्बन लिया हमने CH4, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कुछ कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड है ना। हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या किया, हमने इसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटाया और एक उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया। क्या किया हमने यहाँ से लेट सपोज ये हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह क्लोरीन लगा दिया। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? CH3 और एक क्या लग गया? क्लोरीन। तो यहाँ पे इसका नाम था मिथेन, और इसको फिर हमने क्या बोला था? क्लोरोमिथेन। इसको बोला हमने क्लोरोमिथेन। अब इसी के अंदर से एक और हाइड्रोजन हटा दिया और एक और Cl ऐड कर दिया, तो अब क्या बन जाएगा? अभी एक हाइड्रोजन कम CH2 Cl2 है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब 2 क्लोरीन आ गए, इसलिए इसको बोल देंगे डाई। डाई क्या बोल रहा है कि 2 हैं, क्लोरो मिथेन। क्या हो गया? डाई क्लोरो मिथेन।
है ना, मुझे थोड़ा सा ओसीडी है। ओसीडी समझते हो क्या फुल फॉर्म है? तुमको हो सकता है ओसीडी का सही मतलब होता क्या एक्चुअली में वो भी ना बताओ। मुझे नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई ऑफेंड ना हो जाए ना, ये ऑनलाइन वाले है ना। ओसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है पता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, है ना। ऑब्सेशन का मतलब समझते हो? एकदम पागल 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 हो जाना के। कंपल्शन मतलब कंपल्सरी है ना, करना ही है। डिसऑर्डर मतलब कुछ ऑर्डर से हटके है। तो मतलब कुछ, अब तुम क्या समझते हो? बस साफ सफाई से समझते हो ना कि साफ सफाई जो करते हैं वो ओसीडी है क्या? वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। वो एक पार्ट ऑफ ओसीडी है कि चीज़ें जहाँ पे हैं वहीं की वहीं रहे। वो वन पार्ट ऑफ द थिंग है। मेन पार्ट क्या है ओसीडी का कि उनका दिमाग बार बार कहता है ये नहीं करोगे तो कुछ गलत हो जाएगा। जैसे एक है जान पहचान में उसका, वैसे फैमिली में 4 जन हैं, तो वैसा है कि अंदर घुस के अगर बटन ऑन करना है तो वो 4 बार करता है कि सबके लिए एक एक बार। कि किसके कोई एक एक 3 बार किया तो किसी एक के साथ कुछ गलत हो जाएगा। इसको कहते हैं ओसीडी। तुम साफ सफाई कितना जमीन आसमान का अंतर है ना। ठीक है, एक और को हटा दिया तो वो ये बन गया CH3Cl। अच्छा सी क्या हो गया? CHCl3। इसी को क्या बोलेगा? ट्राई क्लोरो मिथेन, है ना। इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म, है ना। इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। बनाना सीख गए ना क्लोरोफॉर्म? अब शिवम को बेहोश कर देना। और एक और सेम वापस किया तो ये हो गया CCl4। अब इन सबको क्या बोलेंगे हम? ये सब है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। इसका नाम अगर बोलोगे तो 4 के लिए क्या यूज करते थे? टेट्रा, है ना। 4 के लिए यूज करते हैं टेट्रा, तो ये हो गया टेट्रा क्लोरो मिथेन, है ना। नोमेनक्लेचर इतना ही लॉजिकल है जितना अभी हमने नाम लिखे। सिंपल से लॉजिक क्या थे कि 2 होंगे तो डाई यूज कर लेंगे, 3 होंगे तो ट्राई यूज कर लेंगे, और 4 होंगे तो टेट्रा। है एक कार्बन के लिए यूज करते हैं। मिथेन में हाइड्रोजन से कब रिलेशन आया? मिथ मतलब एक कार्बन, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुए किसके? हाइड्रोकार्बन्स के। ये तो हो गए क्लोरीन वाले। सिमिलरली अगर ऐसे ही मैं बोल दूं कि CH4 लो, है ना, इसका नाम हमें पता ही है मिथेन, और हमने ये वर्ड यूज किया था ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना। कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड। तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स भी हमने पढ़े हैं लास्ट ईयर फंक्शनल ग्रुप के रूप में, कि CH4 में से H हटाया और उसकी जगह OH लगा दिया। CH4 था, इसके अंदर से H हटाया और उसकी जगह OH लग गया, है ना। क्या लिख सकते हो? ये है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, लिखोगे तो CH3OH, दिस इज मिथेनॉल। दिस इज मिथेनॉल। ठीक है, तो इनको हमने क्या बोला था? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली एक स्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा कॉमन नेम आज के लिए, CH3 CH2 CH3। इसके अंदर मैं तीनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटाऊं
और सब पे एक एक OH लगा दूं। इसका कॉमन नेम है ग्लाइसरॉल। इसका कॉमन नेम है ग्लाइसरॉल। अगर IUPAC नेमिंग करोगे तो अभी तक तुमने क्या पढ़ा था, बस 10th क्लास तक था कि कार्बन 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 और OH लगा हुआ है, तो इसको हम बोल देते थे प्रोपेनॉल। इसको हम बोल देते थे प्रोपेनॉल। जैसे दिस इज प्रोपेन और ये हो गया प्रोपेनॉल, है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल कि हम इस साल क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल कि जैसे ये कार्बन की चेन है ना, जैसे ये कार्बन की चेन है, तो इसकी हम नंबरिंग कर सकते हैं ऐसे 1 2 3। कार्बन की चेन की हम नंबरिंग कर सकते हैं कि ये पहला कार्बन है चेन का, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों पे एक एक OH लगा है, तीनों पे एक एक एल्कोहल लगा हुआ है। तो इसका नाम मैं लिख सकता हूं, देखो कार्बन में 3 लगातार लगे हैं, 3 कार्बन लगातार लगे हैं, तो प्रॉप वर्ड यूज करेंगे, है ना। ये रूल पढ़ा हुआ है सबने। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N यूज करेंगे, है ना। इतना तो सबको क्लियर होगा कि 3 कार्बन लाइन से है तो प्रॉप यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड से है तो N यूज करेंगे, और एक एल्कोहल के लिए क्या लगा देते हैं, OL। अब मैं इसमें के अंदर कितने एल्कोहल हैं, 3। तो हमने 3 के लिए क्या यूज किया था, ट्राई। तो मैं इसको ट्राइऑल लिख सकता हूं। ट्राइऑल, ट्राइऑल का क्या मतलब हो गया, 3 OH है। पर अब अगर मैं सिर्फ प्रोपेन ट्राइऑल लिख दूं तो अब मैं एक ये एल्कोहल हो गया और एक ही हो गया। इसमें भी क्या है, 3 कार्बन पे 3 एल्कोहल, 3 कार्बन की चेन पे 3 एल्कोहल, यहां पे भी 3 कार्बन की चेन पे 3 एल्कोहल। तो इसमें और इसमें डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, अगर मैं ट्राइऑल दोनों में यूज कर लूं, 1 2 3 लगाऊंगा, बिल्कुल सही। मैं ये ट्राइऑल लिखने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये 3 एल्कोहल कहां कहां पर है, 1 2 3 ट्राइऑल, हाँ। तो नोमेनक्लेचर में एक हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि एक तरह के कंपाउंड का एक ही नाम होगा। एक कंपाउंड के 2 IUPAC के नाम नहीं होंगे, है ना। एक कंपाउंड के 2 IUPAC के नाम नहीं होंगे, होंगे भी तो एक्सेप्टेबल हो गए IUPAC के रूल्स द्वारा, है ना। जैसे बेंजीन को हम देखते हैं तो बेंजीन का नाम लिखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, बेंजीन का हम नाम लिखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसका नाम हो जाता है साइक्लो हेक्सा 1 2 3 ट्राइन, है ना। बहुत लंबा नाम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अब इतना लंबा नाम बार बार ना लिखना पड़े, तो इसके लिए IUPAC खुद कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काफ़ी यूज आता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज आता है। इतना बड़ा कंपाउंड का नाम बार बार लिखोगे तो प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया, कॉमन नेम को ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये IUPAC में एक्सेप्टेबल है। तो उन्होंने बोला कि इसे बार बार लिखने की बजाय बेंजीन लिख लो, नामों में भी बेंजीन यूज कर लो, है ना। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमने क्या बोला था कि रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके देखेंगे। एक तरीका तो जो हमने पहले से किया हुआ है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, के सारे एटम भी दिखा दो, सारे बॉन्ड भी दिखा दो, है ना। उसके अलावा वाले देखेंगे। तो फर्स्ट एक जो बेसिक हम सबको पता है वो तो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दिखाते हैं और उन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं वो दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इथेन की बात करते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है इथेन का। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, C2H6। ये हम इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने एसेंशियली क्या बताया, कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन है। बस क्वांटिटी बताई, कौन सा कार्बन किस तरह से अटैच्ड है दूसरे से, ये सब इस बारे में कुछ बात नहीं हुई, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखना, इट रिप्रेजेंट्स all the elements and their respective number of atoms, all the elements and their respective number of atoms in a compound. It represents all the elements and their respective number of atoms in a compound. ठीक है, ये एग्जांपल लिख सकते हो उसके नीचे। Next is condensed structural formula. Condensed structural formula. इसमें लिखना, it shows how the atoms are arranged in the molecule. How the atoms are arranged in the molecule. ना इसमें नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डैश हाइड्रोजन carbon hydrogen bonds are not shown, comma, as it is understood that they are bonded by single bonds. As it is understood that they are bonded by single bonds. कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ने क्या बोला कि
हम सबको पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो इसको ऐसे लिखने की बजाय हम ऐसे क्यों ना लिख दें, जब पहले से ही पता है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो जिस जैसे इसमें लिखते हैं कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यही है किसी भी कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन, इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, और इसके बगल वाला जो है उसके पास 2, और इसके बगल वाला जो है उसके पास 3। हम नेक्स्ट पॉइंट पे लिख, अब जैसे कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, दिस मे और मे नॉट बी शोन, कार्बन हाइड्रोजन के जो कार्बन हाइड्रोजन के नहीं दिखाए और कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड्स हैं, दिस मे और मे नॉट बी शोन, तो या तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, या फिर ये भी मत दिखाओ, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना कार्बन डैश कार्बन, कार्बन डैश कार्बन, कार्बन डैश कार्बन, बॉन्ड्स मे और मे नॉट बी शोन, मे और मे नॉट बी शोन। ठीक है, अब इसमें रिप्रेजेंटेशन के कुछ और तरीके भी हैं, मतलब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH3, है ना, कोई कंपाउंड है जिसमें ये अभी सेम प्रोपेन वाला ही एग्जांपल, बस बीच वाले में हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगा दिया, अल्कोहल, हाइड्रोजन की जगह मैंने लगा दिया अल्कोहल। अब इसे मैं एक लाइन में नहीं लिख पा रहा, कंडेंस स्ट्रक्चर, अब ये भी है तो कंडेंस्ड ही, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं दिखाए, लेकिन अभी भी ये ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो इसको और किस तरीके से दिखा सकते हैं, CH3 CH, अब ये इसी CH के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम दिखाते हैं ब्रैकेट के अंदर, इसी CH के साथ OH जुड़ा है तो इसी को ब्रैकेट में दिखाए, और अगला CH3 इसके बाद, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीच वाले पे 2 OH होते, CH3 CH CH3, नीचे भी OH, ऊपर भी OH, तो इसको कैसे दिखाते, CH3, अब इसके बाद जो ये कार्बन है इसके ऊपर कितने OH हैं, 2, तो ब्रैकेट में OH2 CH3, है ना। कभी इससे ये बनाना हो तो फोकस किस पे रखना कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं CH3C Cl Br, मान लो इसे तुम्हें एक्सपेंड करना है, इसे तुम्हें एक्सपेंड करना है, तो फोकस किस पे रखो, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, है ना, किस पे फोकस करना है, फोकस ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन, कि जितने हाइड्रोजन है उसके अलावा जो बॉन्ड बच जाएंगे वो साथ वाले जो एटम्स लिखे हुए हैं उसके होंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, क्लियर है मामला कि इसके सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, चौथा बॉन्ड इस कार्बन से है। अब इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब एक तो पीछे वाले से बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और है, एक किसके साथ होगा, क्लोरीन के साथ, एक किसके साथ होगा, ब्रोमीन के साथ, और एक किसके साथ होगा, अगले कार्बन के साथ। तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए हमें पता चल गया कि इसका बॉन्ड किसके साथ है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। और ये भी एक एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि क्लोरीन ब्रोमीन एक एक बॉन्ड ही बनाते हैं,
तुम ये भी कोई जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि क्लोरीन ब्रोमीन एक बॉन्ड, ये पता है ना क्लोरीन ब्रोमीन एक बॉन्ड ही बनाएंगे, वैलेंसी 1 है ना। तो कोई ऐसे भी तो सोच सकता था कि CCl Br CH3 है ना, CH2 CH3। है ना, कोई ऐसे भी सोच सकता था कि कार्बन के साथ क्लोरीन होगा फिर ब्रोमीन होगा। पर इसमें गलत क्या है, इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की, चार चार बॉन्ड तो बनाएगा, वो फुलफिल नहीं हुई। कुछ भी हो जाए कार्बन के 4 बॉन्ड तो बनेंगे ही। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ उनके तुम्हें एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाने। अच्छा, COOH का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वैसे देखा हुआ ही होगा, मैं लिख देता हूँ CH3 CHOH COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता ही होगा कि इस कार्बन का एक डबल बॉन्ड होगा इस ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड होगा OH के साथ। इसको हमने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया। चलो कुछ एग्जांपल्स करो फिर तुम भी। इन सबको एक्सपेंड करना है। बस एक बात ध्यान रखना कि कार्बन की वैलेंस टेट्रा वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए। तुमको सीक्वेंस ऑफ एटम्स दिया हुआ है, तुमको क्या करना है, टेट्रा वैलेंसी का ध्यान रखते हुए उसे अरेंज करना है। सारे कार्बन के 4 बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, अब ये जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हुआ होगा, इट इज बाउंड टू बी। अगर ये सिस्टम परफेक्ट होता तो हमें नए सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। अगर ये कंडेंस स्ट्रक्चर वाला सिस्टम परफेक्ट होता
तो हमें कुछ और जो हमने बॉन्ड लाइन नोटेशंस पढ़े हैं कि बेंजीन को ऐसे शो कर सकते हो, इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसे बोलते हैं। नेक्स्ट यही पढ़ना है। अगर ये सिस्टम परफेक्ट होता, कंडेंस स्ट्रक्चर वाला सिस्टम परफेक्ट होता, तो हमें बॉन्ड लाइंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। जैसे कंफ्यूजन कहाँ कहाँ हुआ होगा इसमें, जैसे यहाँ पे उसने डाउट पूछा कि ये सही है क्या, यहाँ पे कंफ्यूजन होना था, है ना। अब पहले हमने बोला कि कार्बन से 2 OH कनेक्टेड हैं तो OH2 बाद में लिख दिया, है ना। इसमें क्या किया है, इसने पहले लिख दिया। इसमें इसने क्या किया, ये जो इस कार्बन से 3 CH3 अटैच्ड हैं, इन्हें पहले लिख दिया। CH3 का थ्राइस COH, है ना। तो सिस्टम इज नॉट परफेक्ट, बाउंड टू बी कंफ्यूजन्स। जैसे ये है, यहाँ पे भी ब्रैकेट का यूज तो किया है, लेकिन कार्बन पे क्या लगा हुआ है उसके लिए नहीं, सीक्वेंस में क्या लगा हुआ है उसके लिए, कि अगर मुझे CH3 CH2 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 CH3 ये बार बार CH2 ना लिखना पड़े, तो उसने क्या दिखा दिया, CH2 4 बार है और यहाँ पे CH2 2 बार था। बस ये अब ये एसेंशियली क्या दिखा रहा है, ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो है OH वाला, ये जो OH वाला ग्रुप ऑफ कंपाउंड है ना, ये जो OH वाला ग्रुप ऑफ कंपाउंड है ये 2 बार है। ऐसे सिमिलरली इसमें भी इसने क्या दिखाया कि ये जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है CH2 4, ये CH2 कितनी बार है, 4 बार। तो बस ये बता रहा है ये ग्रुप ऑफ एटम कितनी बार है, सीक्वेंस में फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो दिस सिस्टम इज नॉट परफेक्ट। ऐसे सिमिलरली तुम ये वाले तो ठीक है, CH3C। अब इसके बाद में पहले नॉर्मल सीक्वेंस में चलो अरेंज कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बाद में लगा लेंगे। सीक्वेंस में अरेंज किया, अब इन दोनों के इन दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड ही हैं, 2 बॉन्ड और आएंगे। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड और आएगा। यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH3, है ना। मतलब सिस्टम अच्छा तो है, थोड़ा सा जो आलसी लोग हैं उनका काम सही से कर रहा है, सारे बॉन्ड्स और सारे एटम्स नहीं दिखाने पड़ रहे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहा है ना। तो हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें ना हो, जगह भी बचे, पेज भी बचे, और साथ साथ में क्लैरिटी भी पूरी मिले कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है ना, उसकी क्लैरिटी पूरी मिले। तो उसके लिए हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं 11th-12th में, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड लाइन नोटेशन। एक तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, वो तो पता ही है। थर्ड इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। कंडेंस्ड में हमने क्या किया था, एटम एटम दिखा दिए थे, बॉन्ड छोड़ दिए थे। यहां पे क्या करेंगे, बॉन्ड बॉन्ड दिखा देंगे, एटम छोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मान लो ड्रॉ करना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो हम किसको, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से। ये एक लाइन का रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये रूल कहता है कि जितने भी एंड्स हैं, जितने भी एंड्स हैं, जैसे ये एक एंड हो गया और ये एक एंड हो गया, इन पे क्या है, कार्बन। अज्यूम कर लो यहां पे है कार्बन। ऐसे मान लो हमें बनाना है प्रोपेन, CH3 CH2, तो ये 2 लाइन, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है, और एक कार्बन यहां पर है।
एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन तो दिखाया ही नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्बन के बॉन्ड्स बच गए वो सारे किससे होंगे? हाइड्रोजन से, है ना। तुम कह सकते हो कि हाइड्रोजन तो दिखाया ही नहीं, पर जितने भी बॉन्ड्स बच गए कार्बन के वो किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ। किस कार्बन का एक बॉन्ड पहले से है तो बचे हुए 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का एक बॉन्ड पहले से है, बचे हुए 2, बचे हुए 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले से हैं, बचे हुए 2 हाइड्रोजन। इसको हमने क्या बोला? बॉन्ड लाइन नोटेशन। हाँ, तो मैं कह सकता हूं जितने भी एंड्स दिखेंगे बॉन्ड लाइंस के वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी कॉर्नर्स दिखेंगे, वर्टाइसेस दिखेंगे, जितने भी, ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली मुझे अगर ब्यूटेन दिखाना है, CH3, तो ये हो गया ब्यूटेन। मुझे ये कंपाउंड दिखाना है, तो इसको मैं नॉर्मली रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे। ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और एंड्स का तो बताया ही। हाँ, तो ओवरऑल समराइज करूं तो कार्बन कहाँ कहाँ पे मिलेगा हमें? मैं लिख सकता हूं एंड्स, है ना, एंड्स, जितने भी बॉन्ड लाइन के एंड्स हैं। वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर, है ना। एंड्स, वर्टाइसेस एंड इंटरसेक्शन, एंड इंटरसेक्शन, इन तीनों पे क्या है? कार्बन्स। रिप्रेजेंट्स कार्बन। जितने भी एंड्स है, वर्टाइसेस है एंड इंटरसेक्शन है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन्स को। हो गया? पेन ही चेंज करता रह जाएगा, फिर ब्रांच चेंज करनी पड़ जाएगी, बीटेक से बीएससी। ये जिस जो 4 पेन से लिखेगा उसकी कॉपी जमा कर लूंगा मैं। बोला 2 पेन से ज्यादा नहीं। दिखा, अल्लाह पेन दे, पेन दे, पेन दे। हाँ हाँ, पेन, पेन जमा करेगा या ऑफिस में काम आएगा। अच्छी चीज़ों के, क्या खराब चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं? अभ्यास का लॉयल है, मैं, मुझे पता है ऑरेंज कलर है, लेकिन फिर भी जमा होगा। हो गया? समझ में आया क्या करना है? जितने भी एंड्स, इंटरसेक्शन और वर्टाइसेस हो, इनको क्या मानना है? कार्बन। तो इसके नीचे लिखना, इन दिस नोटेशन, इन दिस नोटेशन compounds are represented by bonds. In this notation, compounds are represented by bonds. First point, every single line represents, every single line represents single bond
के बाद ब्रैकेट में ये बना लेना सिंगल बॉन्ड। टू पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट में टू पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट्स डबल बॉन्ड। थर्ड पॉइंट, थ्री पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड। थ्री पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद एग्जाम्पल में लिख लेना ये कि अगर मैंने शो किया कुछ इस तरह से, इसका मतलब क्या है, कहाँ कहाँ पे कार्बन होंगे, जितने भी एंड्स हैं और जितने भी वर्टाइसेस हैं, ये सब क्या होंगे, कार्बन। तो ये क्या हो गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, फिर फोर्थ पॉइंट लिखना। कहाँ पे दो पैरेलल लाइन कहाँ दिख रही है? नेक्स्ट पॉइंट, एवरी फ्री एंड END एंड, एवरी फ्री एंड कॉमा वर्टाइस एंड इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट कार्बन एटम। लास्ट पॉइंट, C-H bond is not shown। लास्ट पॉइंट, C-H bond is not shown। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ड्रॉ एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ड्रॉ एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाने हैं अब इनके।